दरवाजे जोर से बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने गुस्से में दरवाजा पटका हो। मैं, जो अपने कमरे में आईने के सामने बाल संवार रही थी, चौंक गई। नीचे जाने पर देखा अम्मा और भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। भाई की आवाज बुलंद थी, आंखों में गुस्सा और माथे पर शिकनों के कितार। अम्मा के हाथ में कुरान था और वो कसम खाने पर तुली हुई थी। मैं कसम खा के कहती हूँ, इस घर की इज्जत का सवाल है, ये शादी करनी ही पड़ेगी। भाई की आवाज गूंजी, मैं उसे पसंद नहीं करता अम्मी, आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? तू पसंद ना करे, पर मैं ये निकाह करवा के रहूंगी। खानदान वालों में बात फैल रही है, इनकार का मतलब है हमारी नाक कट जाएगी। अम्मा की जिद्दी तबीयत पूरे खानदान में मशहूर थी और आज वो पूरी शिद्दत से अड़ी हुई थी। मैं खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी, कभी भाई की तरफ कभी अम्मा की तरफ देखती। भाई ने आखिरी बात कही, अगर ज़बरदस्ती ये निकाह हुआ तो मैं 3 दिन बाद दुबई चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ये धमकी नहीं थी, वार्निंग थी। वो सच में ऐसा कर सकता था, लेकिन अम्मा ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। कुरान को गवाह बनकर भाई की रजामंदी को कुचल डाला। 3 दिन बाद वाकई वलीमा हुआ, रुखसती भी, और वो लड़की अब हमारी भाभी उस घर में आ गई। ना वो मुस्कुरा रही थी ना हम, जैसा खुशी के बजाय कोई कैद का हुक्म सुनाया गया हो। मैंने उस दिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द देखा, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो और फिर भी खामोश थी। भाई अपने वादे के मुताबिक निकाह के तीसरे दिन दुबई रवाना हो गया। न बीवी को देखा न बात की। अम्मा ने उसे जाते वक्त अलविदा भी न कहा, बस कमरे में जाकर बैठ गई जैसे कुछ खास ना हुआ हो। भाभी ने चुपचाप उस घर के रस्म रिवाज को अपनाने की कोशिश की, मगर अम्मा ने उसका जीना दूभर कर दिया। उसे कभी बहू की तरह इज्जत न मिली। अम्मा उसे अपने कमरे में सुलाती, जैसे किसी पुरानी नौकरानी को जगह दी हो। मैंने कई बार देखा वो रात को जल्दी सो जाती और सुबह जब उठती तो उसकी हालत अजीब होती। आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर थकन और चाल में बोझलपन। अम्मा कहती, काम करती है इसीलिए थकी रहती है, पर मैं जानती थी बात सिर्फ काम की नहीं थी। दिन भर उसे घर के सारे काम करने पड़ते, जो भी बचता वही खाना उसके लिए होता। एक दिन मैंने जानबूझ के दस्तरख्वान पर एक प्लेट उसके लिए रख दी तो अम्मी ने मुझे डांट दिया, हमें क्या ज़रूरत है उसे इज्जत देने की। मैं खामोश हो गई। कुछ बोलती तो इल्ज़ाम आ जाता कि तू भी उसकी तरफदारी कर रही है, पर मैं अंदर ही अंदर कचूके खाती रही। एक दिन मैंने देखा भाभी ने एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, जो कभी अम्मा पहनती थी। उसके बाल भी बिखरे हुए और चेहरे पर एक अजीब सा जर्द रंग छाया हुआ था। वो बर्तन धो रही थी, हाथों पर जहाँ के साथ जख्म भी थे। मैंने आगे बढ़कर पूछा, भाभी आपके हाथों को क्या हुआ? तो वो मुस्कुराकर बोली, पानी में रहने से हो गया, कुछ नहीं है। मगर मैं जानती थी ये सिर्फ पानी का असर नहीं था, ये उस अजियत का असर था जो वो रोज़ सहती थी। कभी कभी मैं उसे अम्मी के कमरे में आहिस्ता आहिस्ता मालिश करती देखती, रात के किसी पहर। और जब सुबह वो निकलती तो लगता जैसे उसकी हड्डियां दर्द से चूर हो गई हों। मैं पूछना चाहती मगर हिम्मत नहीं हुई। कोई दीवार थी जो मुझे रोकती थी। भाई के जाने के बाद भाभी की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। ना वो खुश रहती, ना बात करती, ना हंसती। मैं कभी कभी सोचती, क्या वाकई ये वही लड़की थी जिसका रिश्ता लेकर अम्मा खुद गई थी, जिसके लिए कुरान उठाया था? क्या ऐसी होती है बेटी जैसी बहू? अम्मी का सलूक सख्त से सख्तर होता जा रहा था और मैं बस देख रही थी, बेबस, गुमसुम और अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। सुबह के 6:30 बजे होंगे जब मेरी आंख खुली। बाहर आंगन में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और किचन से हंडिया की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मैंने रज़ाई हटाई और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। पूरा घर सूना सूना लग रहा था, सवाई किचन के। जैसे मैं गई पहुंची मेरे कदम एकदम रुक गए। वो लड़की मेरी भाभी किचन में चूल्हे के सामने खड़ी थी, पर वो खड़ी कम और झुकी हुई ज्यादा लग रही थी। आंखें नेम बंद, चेहरे पर थकन के आसार और बदन में जैसे हिलने की भी सकत ना हो। हाथों में चम्मच था मगर वो उसे चलाती नहीं, बस थामे हुए थी, जैसे उसे याद ही नहीं रहा कि खाना बना रही है। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे जिस्म में झरझरी से दौड़ गई। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के और चेहरे पर जर्दी ऐसी थी जैसे कई रातों की नींद छीन ली गई हो। बाल उलझे हुए और हाथों पर सूजन। भाभी आप ठीक है? मेरी आवाज़ बेख्तियार निकली, मगर वो चौंकी नहीं, जैसे वो पहले ही दुनिया से मुनक़ता हो चुकी हो। बस इतना बोली, हाँ, बस नींद कम हो गई।
मैंने उसका चेहरा गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे उसने कुछ और कहना चाहा हो मगर रुक गया हो। उसी दिन दोपहर को जब सब अपने कमरों में थे, मैंने छोटे भाई को बुलाकर सारी बात बता दी। वो भी हैरान रह गया। रोज अम्मी उसे अपने कमरे में रखती हैं और सुबह जब वो निकलती है तो बिल्कुल निढाल लगती है। तूने गौर किया है? उसकी आंखों में कोई चमक नहीं रह गई। हाँ रुखसाना, मैंने भी महसूस किया है। और एक बात और, अम्मी जब उसे बुलाती है तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। हम दोनों खामोश हो गए। आंखों में सवाल थे मगर जवाबात कोई न थे। दिल में वसवसे थे पर लबों पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। कुछ तो था, ज़रूर कुछ था जो नज़र नहीं आ रहा था। उसी दिन शाम को जब मैंने भाभी को आंगन में बर्तन धोते देखा तो मैंने दोबारा करीब जाकर उसे देखना चाहा। वो ध्यान बर्तनों पर था लेकिन हाथों में जंबश कम थे, जैसे जिस्म चल रहा हो मगर दिमाग कहीं और हो। भाभी, रात को आपको नींद आती है? मैंने नरमी से पूछा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस एक ठंडी सांस लेकर बोले, जी कभी कभी। अम्मी के कमरे में क्यों सोती हैं आप? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। उसने एकदम हाथ रोक दिए। फिर कुछ लम्हे खामोशी रही, जैसे अल्फाज की तलाश में हो। अम्मी कहती हैं कि बहू को सास के पास सोना चाहिए, उनकी खिदमत उनकी ज़रूरत है। बात ख़त्म। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की पर वहाँ एक अजीब सी चमक थी, जैसे आंसू छुपाए जा रहे हों। उस रात मैंने कमरे की खिड़की से देखा। अम्मी ने भाभी को दोबारा अपने कमरे में बुलाया। वह चुपचाप गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मेरी नींद उड़ चुकी थी। क्या ये सब आम बात थी? क्या वाकई वो सिर्फ खिदमत थी या कुछ और? छोटे भाई ने भी उस मंजर को महसूस किया। अगले दिन उसने मुझसे कहा, रुखसाना, मैंने फैसला कर लिया है, हमें जानना होगा कि अम्मी के कमरे के पीछे क्या राज है। उस दिन बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और हवाएं दरख्तों को झंझोड़ रही थी। घर के अंदर एक अजब सन्नाटा छाया हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठी बाहर की भीगी दुनिया को देख रही थी जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज भाभी की हालत मामूल से भी ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही है। वो सेहन में गीली ज़मीन पर कपड़े धो रही थी। हाथ की उंगलियां पानी में सूज गई थी और चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो जिस्मानी तौर पर मौजूद हो मगर ज़हनी तौर पर कहीं और भटक रही हो। मैं कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर दिल ने गवाही दी कि अब मज़ीद खामोशी नहीं बढ़ती जा सकती, मुझे उसके करीब जाना होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। बारिश की बूंदें छत पर बज रही थी और हर बूंद जैसे मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई, फिर धीरे से पूछा, भाभी, आप थक गई हैं ना? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ लम्हे के लिए जैसे वो मुझे पहचान ही न पाए हो। फिर एक कमज़ोर से मुस्कुराहट लबों पर आई, जो फौरन मान पड़ गई। नहीं रुखसाना, मैं ठीक हूँ। मैंने उसके गीले हाथों को थामते हुए कहा, आप ठीक नहीं लग रही, और सच तो ये है कि आप काफ़ी अरसे से ठीक नहीं लग रही। मैं सब देख रही हूँ। रात को जब अम्मी आपको अपने कमरे में बुलाती हैं और सुबह जब आप वहाँ से निकलती हैं तो आपकी हालत बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी सांस रुक गई। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकत हो गई, फिर एक झटके से अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ गई, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी न रही हो। मैंने नरमी से पूछा, अम्मी तुम्हें अपने कमरे में क्यों रखती है? वो चौंकी, जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर उसने नजरें चुराई और बात को टालते हुए बोली, वो तो बस खिदमत करवाती हैं और कुछ नहीं। ये जवाब एक ऐसा खाली ख्याल था जिसमें कोई जान न थी। मैं जान गई वो कुछ छुपा रही है। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम मुझसे सच बोल सकते हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन वो खामोश रहे। एक आंसू उसकी आंख से टपका और बारिश के बूंदों में गुम हो गया। मैं जान गई, कुछ न कुछ ऐसा है जो उसके वजूद को जी रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकती, या शायद नहीं बताना चाहती। उस रात मैंने छोटे भाई को सब कुछ बता दिया। मैंने खुद उससे पूछा। उसका चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। अम्मी के कमरे के अंदर क्या होता है वो छुपा रही है। भाई की आंखों में आग से भड़क उठी। हम कब तक खामोश रहेंगे रुखसाना? अब वक्त आ गया है कि हम सच जानें, चाहे अम्मी को बुरा ही क्यों न लगे। हम दोनों ने एक फैसला किया। अगली रात जब अम्मी भाभी को अपने कमरे में बुलाएंगी, हम चुपके से दरवाजे के पास जाकर सुनेंगे। उसी रात हर चीज़ वैसे ही हुई जैसे हमने अंदाज़ा लगाया था। खाने के बाद अम्मी ने भाभी को आवाज़ दी, चलो मेरे कमरे में आ जाओ। वह चुपचाप उठी और अम्मी के पीछे चल दी। हम दोनों दबे पांव उनके कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे के अंदर हल्की सी सरगोशियां सुनाई दे रही थी। पहली पहल कुछ खास सुनाई नहीं दिया, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा अम्मी की सख्त आवाज उभरी, जल्दी कर, मेरे पाँव दबा, हाथ सही से रख, कमरे की सफाई भी करनी है। उसके बाद एक और आवाज आई, जो भाभी की थी, कमज़ोर, थकी हुई और डरी हुई। जी अम्मी। उन अल्फाज के दरमियान एक ऐसी बेबसी थी कि मेरे आंसू निकल आए। अम्मी सिर्फ खिदमत नहीं करवाती, वो उसे गुलाम बनाए बैठी हैं। मैं और भाई साकत खड़े थे। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। हम जान चुके थे कि वो क्यों सुबह बेहाल निकलती है, क्यों दिन भर खामोश रहती है, क्यों उसकी आंखों में चमक नहीं बची। लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो उससे भी ज़्यादा गहरी और शायद तकलीफ थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर हमारे दिलों में बेचैनी की बारिश मुसलसल बरस रही थी। घर के अंदर एक खामोश सा कोहराम बरपा था, जो सिर्फ हम बहन भाई ही महसूस कर सकते थे। उस दिन सुबह जब वो किचन में चाय बना रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। प्यालियां रखते रखते एक प्याली गिरकर टूट गई, शीशा जमीन पर बिखर गया और अम्मी की तेज आवाज कमरे से गूंजी, तुझे कुछ भी ठीक से नहीं आता, हर चीज खराब कर देती है। भाभी ने फौरन झुककर शीशे के टुकड़े समेटने शुरू किए। एक टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया, खून बहने लगा, पर उसने एक आह भी न निकाली, जैसे दर्द से रिश्ता ही खत्म हो गया हो। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और रुई से खून साफ किया, मगर उसने नजरें झुका ली। शाम को जब छोटा भाई आया तो मैंने वो सारी बात उसे बताई। उसने कुछ देर खामोशी से सुना, फिर एक गहरा सांस लिया और बोला, बस बहुत हो गया रुखसाना, अब मैं बड़े भाई से बात करूंगा, उसे सारी हकीकत बताऊंगा, शायद उसका दिल नरम पड़ जाए। मैं जानती थी वो ये फैसला दिल से कर रहा है, लेकिन मुझे यह भी अंदाज़ा था कि बड़े भाई की सरंदहरी हमें मज़ीद तोड़ देगी। अगले दिन छोटे भाई ने दुबई कॉल की। मैं पास ही थी, आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। भाई, आपसे ज़रूरी बात करनी है, कहो। दूसरी तरफ से भाई की आवाज़ ठंडी और रस्मी थी। आपकी बीवी, वो जिससे आपने शादी की, वो यहाँ अच्छी हालत में नहीं है। अम्मी उसे बहुत तंग कर रही हैं। वो दिन रात काम करती है, रात को भी आराम नहीं करती। उसकी सेहत खराब हो गई है। वो जिंदा तो है मगर जी नहीं रही। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर भाई की आवाज़ आई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये शादी ज़बरदस्ती हुई थी। मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये जुमला मेरे और छोटे भाई के दिल पर खंजर की तरह लगा। छोटे भाई ने फिर से कहा, लेकिन भाई, आपने उससे निकाह किया है, वो आपकी बीवी है, आपका फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ मत याद दिलाओ मुझे, मैं तुम सब की ज़िद की वजह से उस निकाह में बंधा था, और अब जब मैं आज़ाद हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं। उसे जो सहना है सही। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसे भूल जाओ। काल कट गई। छोटा भाई बेहिस्सो हरकत फ़ोन को देखता रहा। हम दोनों जान चुके थे कि बड़े भाई के दिल में अपनी बीवी के लिए ज़रा बराबर भी एहसास नहीं बचा। भाई खामोशी से सेहन में जा बैठा। बारिश के चंद बचे खुचे कतरे छत से टपक रहे थे। उसकी नज़रें खाला में थी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। कुछ देर बाद बोला, रुखसाना, वो लड़की, वो जिसे हम सब ने अपनी आंखों के सामने जुल्म सहते देखा, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। शौहर ने इनकार कर दिया, ससुराल ने नौकरानी बना दिया, और वो खुद खामोशी से सब सहती जा रही है। मैंने सर झुका लिया। क्या कहती मैं उसे? उसी लम्हे अम्मी अंदर से निकली और भाभी को आवाज़ दी, चल मेरे कमरे में आ। भाभी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अम्मी के पीछे गई। छोटे भाई की मुट्ठी भींच गई और आंखों में गुस्से की चिंगारियां चमकने लगी। ये सब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा रुखसाना, अगर हमने कुछ न किया तो शायद वो लड़की ख़त्म हो जाएगी और ये सब हमारे सामने होगा। उस रात मैंने छोटे भाई को अपने कमरे के बाहर टहलते देखा। वो बेचैन था, जैसे फैसला कर चुका हूँ कि अब खामोश नहीं रहेगा। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोला, अब ये नहीं चलेगा, कल मैं अम्मी से बात करूँगा, और अगर उन्होंने फिर भी जुल्म किया तो मैं वो कदम उठाऊंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने उसके चेहरे पर वो अज़म देखा जो सिर्फ हक के लिए लड़ने वाले चेहरों पर होता है। काश हमें अंदाज़ा होता कि असल तूफान अभी आया नहीं था। सुबह की रोशनी आंगन पर बिखर रही थी, मगर अंदर का माहौल किसी अंधेरे हार से कम न था। हवा में तनाव सा महसूस हो रहा था,
जैसे कुछ होने वाला हो। छोटा भाई रात से खामोश था, लेकिन उसके चेहरे पर लिखी संजीदगी चीख चीख कर बता रही थी कि वो किसी फैसले पर पहुंच चुका है। अम्मी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और भाभी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। मैंने देखा छोटा भाई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अम्मी के पास आया और बगैर किसी तमहीद के बोल पड़ा, अम्मी, एक बात पूछनी है। जब आप जानती थीं कि बड़े भाई को वो लड़की पसंद नहीं, तो आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी क्यों की? अम्मी ने चाय का कप मेज़ पर रख दिया और आंखें तंग करते हुए बोली, ये मेरा फैसला था, खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। तुम्हें इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं। अम्मी, इज्जत ज़बरदस्ती से नहीं, सच्चाई से बचती है, और आपने जो किया उसका नतीजा भुगत रही है वो लड़की, जो दिन रात आपके जुल्म सह रही है। आपने उसके साथ बीवी का नहीं, नौकरानी का सलूक किया है। अम्मी ने तन कर जवाब दिया, तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? छोटा भाई थप गया, आंखें सुर्ख हो गई। वो बुलंद आवाज में बोला, जी, उठा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ फैसला नहीं, एक जुल्म है। अगर आपने उस लड़की पर अब और ज्यादती की तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। ये भी एक इंसान है, ना कोई सामान ना कोई गुड़िया। अम्मी की आंखों में अचानक एक चालाक सी रोशनी चमकी, जैसे वो उसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई और वो आहिस्ता से बोली, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब समझ आए कि तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है। छोटा भाई चौंका और मैं भी सहम गई। अम्मी की आवाज़ अब और जहरीली हो गई, तुम्हें वो पसंद आ गई है ना? तुम उसे फंसाना चाहते हो? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। छोटे भाई का रंग फक हो गया। वो बेयकीनी से अम्मी को देखने लगा, जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा आपने? उसने आहिस्ता मगर लड़ती आवाज़ में पूछा। अम्मी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम हर वक्त उसके आसपास फिरते हो, उसकी तरफदारी करते हो, और अब तुम मेरे फैसले पर उंगली उठा रही हो। सीधी बात है, तुम उसे अपने लिए चाहते हो। ये सुनकर छोटे भाई के बर्दाश्त का बंधन टूटने के करीब था। उसने कुर्सी की पुष्ट थामी, जैसे खुद को संभाल रहा हो। शर्म आनी चाहिए आपको अम्मी, आपने जो जुल्म किया वो तो एक तरफ, अब आपने इतना नीच इल्ज़ाम लगा दिया। मैं उस लड़की की इज्जत करता हूँ, इसलिए उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और आपने? उसका गला रुंध गया, आंखों में आंसू छलकने लगे, लेकिन वो टपके नहीं। वो पलटा और वहां से चला गया। मैंने पीछे मुड़कर अम्मी को देखा। उनका चेहरा सख्ती से पत्थर जैसा हो चुका था। जीत की खुद साख्ता खुशी उनकी आंखों में थी, जैसे उन्होंने जंग जीत ली हो। भाभी जो किचन में सब सुन चुकी थी, बाहर आई। उसके चेहरे पर वही साकत इजहार था जो बरसों की मार और तानों के बाद चेहरे पर नक्श हो जाता है। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ हुआ था, बहुत कुछ। मैंने छोटी भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें लाल थीं। अंदर कमरे में खामोशी थी। वो खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। रुखसाना, ये सब ख़त्म नहीं होगा। अम्मी ने आज जो इल्ज़ाम लगाया, उसने मेरे दिल को ज़ख्मी कर दिया है। मैंने तो सिर्फ उस मजलूम के लिए आवाज़ उठाई, पर उन्होंने मुझे ही गुनाहगार बना दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, सच्चाई की पहचान आंखों से होती है, इल्ज़ाम से नहीं। छोटे भाई ने आहिस्ता से सर हिलाया, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा। अम्मी अब हद से बढ़ चुकी हैं। घर में सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया था। जैसे दीवारों पर तानों की दरारें बनने लगी थी और हर तरफ तलखी का जहर फैल चुका था। उस सुबह मैंने भाभी को आंगन में झाड़ू लगाते देखा। वो बस हरकत कर रही थी, जैसे मशीन हो, जज्बात से आ रहे। छोटे भाई की तरफ से आए इल्ज़ाम के बाद अम्मी ने जैसे अपने रवैये में जहर की शिद्दत बढ़ा दी हो। जिसने मेरे बड़े बेटे को बिगाड़ा, अब छोटे पर नजरें लगा रही है। अम्मी की आवाज़ गूंजी तो मेरा दिल जैसे छल्ली हो गया। भाभी ने सुना, आंखें नीचे रखी, जबान बंद रखी, मगर जिस्म थरथरा गया। उसके आंसू छुप नहीं सके। मैं पास गई तो उसने रुख मोड़ लिया, जैसे अपना दुख किसी से बांटने का हौसला ही ना हो रहा हो। अम्मी चलती रही, यही सब चाहती थी ना तू, पहले बड़े बेटे को काबू करना, फिर जब वो निकल गया हाथ से तो अब छोटे को न पकड़ रही है। मेरे जब्त का बंधन भी कमज़ोर पड़ने लगा था। छोटे भाई ने सब सुन लिया। वो आंगन में दाखिल हुआ। कदमों की आवाज़ तेज थी, आंखों में तूफान। क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं आप अम्मी? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर अल्फाज मजबूत थे।
अम्मी ने हरूर से देखा, जैसे वो किसी जंग में फातेह हों। सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हें। बेटा तुम्हारा पाक दामन रहे, तो शहर छोड़ दो, नौकरी करो, इस घर से दूर रहो, तभी बच सकोगे इसके जाल से। छोटे भाई का मुंह खुला रह गया, जैसे उसे अम्मी की बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। कुछ लम्हे वो बस खड़ा रहा, फिर पीछे हटा। एक तवील नजर भाभी पर डाली जो जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर आंसू और सन्नाटा। उसके बाद वो पलटा और कमरे की तरफ चला गया। मैं भी पीछे पीछे गई, कमरा समेटने लगा। कपड़े, कागजात, बैग, सब कुछ एक सफरी बैग में रखना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। वही करने जो अम्मी ने कहा। उसकी आवाज़ थकी हुई थी, जैसे वो किसी बोझ से दबा जा रहा हो। तुम मान लोगे उनकी बात? मैंने बेबसी से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में उदासी और बेबसी का तूफान छुपा था। रुखसाना, अगर मैं यही रहा तो या तो मैं उनके हर दिन के ताने सहता रहूंगा, या एक दिन मुझे वही बनना पड़ेगा जो वो चाहती हैं। बेहतर है कि मैं चला जाऊं। अपने ज़मीर को सलामत रखते हुए उस शाम वो चला गया। अम्मी ने फातेह की तरह सुकून का सांस लिया, जैसे एक और दुश्मन को शिकस्त देती हो। छोटे भाई के जाने के बाद भाभी पर अम्मी का जुल्म जैसे दुगना हो गया। अब ना वो उससे आराम से बात करती थी, ना ही उसे किसी चीज़ की इजाज़त थी। बात बात पर डांट, ताने, खाने की कमी और हर दिन नई जिल्लत। अम्मी कहते, अब तो तेरा रास्ता साफ है ना, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं, कर ले जो चाहे, पर याद रख, मैं तुझे कभी सुकून से जीने नहीं दूंगी। भाभी का चेहरा बिल्कुल बेरंग हो चुका था, जैसे वो खुद को अंदर से खो चुकी हूँ। वो ना हंसते, ना बोलती, ना किसी से नजर मिलाती, सिर्फ काम करती, अम्मी के हुक्म पर, चुपचाप बिना किसी सवाल के। मैं उसके साथ खाना खाने बैठना चाहती थी, पर अम्मी ने साफ कह दिया, जो मेरे खिलाफ जाएगा वो मेरे साथ नहीं बैठेगा। घर के अंदर ये रिश्ते छूटने लगे थे और मेरे अंदर एक खालीपन बसने लगा था। छोटे भाई का जाना सिर्फ एक सफ़र नहीं था, वो हमारे घर से इंसानियत का आखिरी चिराग भी साथ ही गया था। दिन जैसे घिसट घिसट कर गुजरने लगे थे। सुबह, शामें और रातें सब एक जैसे दुख से भरी हुई थी। भाभी मुकम्मल तौर पर एक बेजान साया बन चुकी थी। उसके चेहरे पर हर दिन के जुल्म की एक नई झड़ी, हर रात के दुख की एक नई थकन छुपी होती। अम्मी उसे खाने को भी अक्सर कुछ न देती, तभी सालन कब होता तो कहती, तू भूखी ही रह, तेरे लिए बनेगा क्या? तभी पानी तक महदूद कर देती। मैंने कई बार उसे चुपके से बचा हुआ खाना देते देखा, जो वो सारा दिन छुपा कर रखती, सिर्फ तब खाती जब कोई न देख रहा हो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही मंजर था। वो बावर्ची खाने के कोने में ज़मीन पर बैठी थी, चूल्हे की राख को हल्का सा छेड़ती हुई, जैसे उसी में से कुछ नरमी ढूंढ रही हो। चेहरा जर्द, आंखें सुर्ख और होंठ खुश्क। अम्मी अंदर से निकली, एक ताना देकर गई, काश तुझे निकाह से पहले किसी ने मार दिया होता। मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके अब हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिलाती है। भाभी ने कुछ नहीं कहा, न आंख उठाई न होंठ हिलाई, बस हाथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रगड़ती रही, जैसे वो अपनी ज़ात को ही मिटाने की कोशिश कर रही हो। उसी दिन दोपहर के वक्त फ़ोन की घंटी बजी। अम्मी ने फ़ोन उठाया। पहले चंद लम्हे सन्नाटा छाया रहा, फिर उनकी चीख सुनाई थी, क्या वो मर गया? मेरे हाथों से पानी का जग छूटकर फर्श पर गिरा। मैं दौड़ी। छोटा भाई तो शहर जा चुका था, लेकिन घर के बाकी सब अफराद भी सेहन की तरफ लपक आए। अम्मी के हाथ से फ़ोन गिर चुका था और वो ज़मीन पर बैठकर जोर जोर से सीना कोबी कर रही थी। मेरा बेटा, मेरा सहारा, मेरी जिंदगी चला गया। खबर थी कि बड़ा भाई दुबई में एक कार हादसे का शिकार होकर मौके पर ही हलाक हो गया। भाभी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सेहन में आई। उसके चेहरे पर हैरत, आंखों में बेयकीनी और जिस्म में कपकपाहट थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस अम्मी की तरफ देख रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हूँ कि वाकई वही हुआ जिसका खदशा था। अम्मी ने एक नज़र भाभी पर डाली, फिर एकदम खड़ी हो गई और चीख कर बोली, तेरी नहुसत ने मेरे बेटे को मार दिया। जब से तू आई है, घर में बरकत ही नहीं रही। पहले वो हमसे दूर गया, फिर तो हमारे सरों पर मुसल्लत हुई, और अब तूने मेरे बेटे को भी मार डाला। सेहन में खामोशी छा गई। सिर्फ अम्मी के ताने गूंज रहे थे और भाभी का चेहरा जिससे जामद हो गया था। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो रोना भी नहीं जानती थी। उसके होंठ कांपे और वो ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखें बस एक जगह जमी रहीं, जैसे कोई अंदर से टूट गया हो।
बिखरकर मिट्टी में तहलील हो चुका हो। मैंने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अम्मी की चीख भर गूंजी, दूर रहो उससे, ये मनहूस है, इसने मेरी जिंदगी छीन ली, इसने मेरे लाल को हमसे दूर कर दिया, ये बदबख्ती की जड़ है। भाभी ने सर झुका लिया और पहली बार इतना रोई कि जैसे बरसों का दुख एक साथ निकल रहा हो। वो फूट फूट कर रोती रही, हिचकियाँ लेती रही और जमीन पर हाथ मारकर बस यही दोहराती रही, मैंने क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मगर अम्मी का दिल पत्थर हो चुका था। उनके लिए भाभी अब ना सिर्फ नापसंदीदा बल्कि नफरत की इलामत बन चुकी थी, और अब तो उनके पास एक नया इल्ज़ाम भी था, नहुसत। अगले चंद दिनों में भाई का जनाजा पाकिस्तान लाया गया। सब रिश्तेदार आए, ताज़ियत हुई, लेकिन भाभी को कोई इज्जत न मिली। अम्मी ने उसे घर के किसी कोने में बिठा दिया, कहा, तू सफ़ेद कपड़े पहन, बालों में तेल न डाल, जेवर न पहन, क्योंकि अब तू बेवा है। भाभी ने कुछ न कहा, बस खामोशी से सब सहती रही। मैं रात को जब उसे देखने गई तो वो कमरे के कोने में बैठी दीवार को देख रही थी। न आंखें झपक रही थी, न सांसों में रवानी थी, जैसे वो एक जिंदा लाश हो। मैं उसके पास बैठ गई, उसका हाथ थामा। वो चौंकी, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कैसा खालीपन था कि मेरा दिल दहल गया। क्या वाकई मेरी नहुसत थी? उसने आहिस्ता से पूछा। मेरे हलक में जैसे कुछ फंस गया। मैं कुछ बोल न सके, सिर्फ सर हिला दिया। नहीं भाभी, ऐसा मत कहो, तुम तो सिर्फ मजलूम हो, गुनाहगार नहीं। मगर ये वो दिन था जब मुझे लगा कि अम्मी सिर्फ माँ नहीं रही, वो अब इंसाफ और हमदर्दी के जिद में खुद अपने बच्चों की कातिल बन चुकी थी, खामोशी से, नफरत से और ज़ुल्म से। सुबह की रोशनी भी पूरी तरह फैली भी न थी। ये अम्मी की कड़कदार आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी, निकलो बाहर, तुम्हारी खिदमत का वक्त हो गया है। अम्मी ने दरवाज़ा खोलकर भाभी को झंझोर कर जगाया। वो लड़की जो बेवा के रूप में दिन रात के सितम सह रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी। कमजोरी के मारे उसके पैर कांप रहे थे, पर अम्मी को उसका हाल जानने से कब फर्क पड़ता था। चल मेरे साथ, अम्मी ने उसे बाजू से पकड़ा और उसे जोर से कमरे से बाहर खींच लाई। मैंने ये मंजर देखा, दिल चीख उठा, लेकिन जबान बंद रही। आज 100 रोटियां पकाओगे, सुन रही हो ना? 100 रोटियां, और जब तक नर्म ना हो तो चूल्हे से हटना नहीं, और अगर एक भी कच्ची हुई तो देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। अम्मी की आवाज़ में जहर था, और भाभी के चेहरे पर वही पुरानी खामोशी, ना कोई एहतजाज, ना आंसू, न शिकवा। वह चुपचाप आगे बढ़ी और किचन के कोने में चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने देखा उसके हाथ पहले ही जले हुए थे, अब दोबारा राख में लथपथ होने को तैयार थे। घर में मेहमान आए हुए थे, खालाजाद, फूफी, चचा, सब अम्मी के आसपास बैठे थे, बातें कर रहे थे जैसे कुछ भी खास नहीं। रोटियां एक एक करके तैयार हो रही थी, और भाभी हाँप हाँप कर चूल्हे से चिपकी जा रही थी। हवा में आटे की महक कम और जली हुई रोटी की बू ज्यादा थी। मैंने चंद बार आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की, मगर अम्मी की आंखें मुझे रोक लेती थीं। आखिरकार जब सब खाने के लिए मेज़ पर बैठे तो चांदी के बर्तन, खुशबूदार सालन और नरम रोटियों के साथ पूरा दस्तरखान सजा हुआ था। अम्मी ने सबको भी नशिस्त दी और खुद सिर फखर से ऊंचा किए बोली, ये सब मेरी बहू ने बनाया है, आज काम आया इस मनहूस का दिमाग। भाभी एक कोने में ज़मीन पर बैठी थी, चेहरे पर राख, कपड़ों पर आटा और आंखों में सूजन। वो मुंतज़र थी, शायद कोई आवाज़ थी, कोई कहे, आओ तुम भी बैठो, मगर सब अपनी प्लेटों में मसरूफ़ थे। अम्मी ने उसकी तरफ देखा, फिर तंज से बोली, इसे खाने की ज़रूरत क्या है, इसका बोझ उठा रही है, यही काफ़ी है। मैंने भाभी के चेहरे पर एक साया सा उतरते देखा, जैसे किसी ने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। वो आहिस्ता से उठी, जूतियों के करीब जाकर बैठ गई। अम्मी ने एक पुरानी प्लेट में बचा हुआ सालन रखा और जली हुई 2 रोटियां उसके सामने पटक दी। ये ले, तेरी किस्मत यही है। मैंने जब्त करते करते अपने नाखून हाथ में चुभा लिए, आंखों के किनारे भीगने लगे, पर मैं कुछ बोल न सकी। भाभी ने झुकी गर्दन के साथ प्लेट को देखा और आहिस्ता आहिस्ता रोटी तोड़कर खाने लगी, मगर वो चबा नहीं रही थी, बस नमक के साथ आंसू निकल रही थी। अम्मी ने एक फखरी नज़र सब पर डाली, जैसे ये सब उनकी तरबियत का कमाल हो। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपके से किचन में गई। भाभी अभी भी वहीं थी, चूल्हे के करीब ज़मीन पर बैठी, अपना जला हुआ हाथ थामे हुए। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ थामना चाहा तो वो चौंक गई।
धड़क रहा है, मैंने कहा। क्या? उसने सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है। अभी तुम जिंदा हो, और जब तक जिंदा हो तुम्हें जुल्म सहने का हक नहीं, लड़ने का हक है। उसकी आंखों में नमी थी, मगर एक लम्हे को मुझे लगा जैसे रोशनी लौट आई हो, मगर वो रोशनी बहुत धुंधली थी और अम्मी का अंधेरा बहुत गहरा। उस सुबह हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे फजा खुद भी भीग चुकी हो आंसुओं से। घर के सेहन में सुबह का वक्त था, मगर सुकून कहीं गुम हो चुका था। मैं अंदर कमरे में बैठी आईने के सामने अपना दुपट्टा सीधा कर रही थी कि अम्मा की आवाज़ पीछे से गूंजी। तैयार हो जा, रिश्ता देखने आ रहे हैं। लड़के वाले अच्छे हैं, दुबई में काम करते हैं। मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा। दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी, शायद आज कुछ बेहतर होने वाला हो। शायद मेरे नसीब में सुकून का एक लम्हा लिखा हो। मैंने भाभी को देखा जो दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी, थकन से चूर, मगर फिर भी अपनी धीमी मुस्कुराहट से मेरे लिए नरमी का पैगाम लाई। तुम भी तैयार हो जाओ भाभी, अम्मी की मदद करो, मैंने उसे मुस्कुराकर कहा। भाभी ने हल्का सा सर हिलाया और फौरन किचन की तरफ बढ़ गई। वो खाने की तैयारी में लग गई। हर कोए की सफाई में वो जान डाल रही थी, जैसे ये रिश्ता उसके लिए हो। मगर वो तो बस सलीकामंद थी, खामोश, ताबे और खिदमत गुजार। दोपहर को मेहमान आए। सेहन में चादर बिछा दी गई थी। कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नींबू, चाय, सब कुछ रखा गया। मैं साफ सुथरे कपड़ों में तैयार होकर आई, मगर जैसे ही लड़के वालों की नजरें मुझ पर पड़ी, उनकी दिलचस्पी भाभी की तरफ मुड़ गई, जो किचन से ट्रे लेकर आ रही थी। वो सादा लिबास में थी, दुपट्टा सर पर, नजर झुकी हुई, मगर आंखों में एक ऐसी खामोशी की गहराई थी जिसमें हर कोई डूब सकता था। लड़के की माँ ने आहिस्ता से अपने बेटे की तरफ देखा, फिर मुझसे पूछा, वो कौन है? अम्मी ने सर्द लहजे में कहा, बड़े बेटे की बेवा है। माहौल में एक पल की खामोशी छा गई। फिर वो औरत बोली, वो बहुत बाअदब और सलीकामंद लगती है। आपकी तरबियत वाकई नजर आती है। अम्मी के चेहरे पर चुपता हुआ गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता सूखे बनने लगा। रिश्ता मेरी बजाय मेरे भाभी में दिलचस्पी लेने लगा था। ये बात उनके गुरूर को जख्म दे गई। मेहमान चले गए। मैंने दिल में सोचा, अगर वो मुझे पसंद ना करें तो कोई बात नहीं, हर रिश्ता नसीब में नहीं होता। मगर अम्मी का पारा चढ़ चुका था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, वो एकदम भाभी की तरफ लपकी और गरजती आवाज़ में बोली, तू यही चाहती थी ना कि सबकी नज़रें तुझ पर जाए? भाभी ने चौंक कर देखा। नहीं अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं। चुप कर, जानबूझकर अदाएं दिखाती है, अपनी मासूमियत के पर्दे में सबको लुभाती है। अब मेरी बेटी का रिश्ता में छीनने लगी है तू। अम्मी ने अचानक गुस्से में आकर भाभी को थप्पड़ मारा। वह सदमे से उछल पड़े। वो लड़की जो पूरे घर के लिए दिन रात मेहनत करती थी, जिसने कभी नज़र उठाकर बात नहीं की, आज बेगुनाही की सज़ा पा रही थी। नहीं अम्मी, वो तो बस, मैंने कुछ कहना चाहा। तुम खामोश रहो, तुम कुछ नहीं जानती। ये लड़की बहुत चालाक है। तुम्हारे भाई को भी फांसने की कोशिश की थी, और अब ये दूसरों को भी अपनी तरफ कर रही है। भाभी जमीन पर गिर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लबों से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो रो भी इस तरह रही थी जैसे उसे रोने की इजाज़त भी ना हो। मेरे दिल में एक चीख उभरी, मगर वो लबों से बाहर ना सकी। भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से खुद को उठाया, दुपट्टे से आंखें पोंछी और कमरे की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे लिपकी, मगर वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना। अंदर बस खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो दिल चीर देने वाली थी। मैंने सोचा, क्या वाकई कोई औरत सिर्फ खूबसूरती की वजह से नफरत के काबिल हो सकती है क्या? खिदमत, खामोशी, दुख सहना काफ़ी नहीं होता उसके किरदार की गवाही देने के लिए। घर की छत पर उदासी जैसे हर कोने में बसी हुई थी। हर दीवार, हर दर, हर चीज़ पर जुल्म के निशान स्तब्ध हो चुके थे। उस दिन अम्मी का चेहरा पहले से ज़्यादा सख्त लगा। शायद अंदर का जहर अब पूरे वजूद में उतर चुका था। वो कमरे से बाहर निकली, भाभी को बुलाया और बोली, आज तेरा हुस्न भी छीन लूँगी, ताकि तुझे आईना किसी आईने से भी शर्म आए। मैं सेहन में खड़ी थी, और ये सुनकर जैसे मेरे कदम ज़मीन से जुड़ गए। तू बेवा है, तुझे संवरने का कोई हक नहीं। ये चमकते बाल, ये आंखों की चमक, सब छीन लूँगी। अम्मी बड़ी बेदर्दी से उसे ललकार रही थी। भाभी के आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे, लेकिन वो खामोश थे, जैसे हर दर्द सहने की आदी हो चुकी हो। अम्मी ने जले हुए लहजे में कहा, अब तू मुकम्मल बेवा लगेगी, अब कोई तुझे घूरेगा भी नहीं।
अम्मी ने एक फटा पुराना सफ़ेद जूड़ा भाभी की तरफ फेंका। मैं चीखना चाहती थी, भागकर भाभी को अपने सीने से लगाना चाहती थी, मगर मेरे पाँव ने हरकत करना छोड़ दिया था। अंदर की बुज़दरी बार बार मुझे रोक लेती थी। दोपहर को किचन में जब वो पकोड़े बना रही थी, हाथ की लर्जिश ने हालत करा दी। कुछ पकोड़े जल गए और अम्मी की नज़र जैसे ताक में थी। वो आग बगोला होकर किचन में दाखिल हुई, चिमटा उठाया और उसके हाथ पर मार दिया। जानबूझ कर जलाती है खाना ताकि हमें जहर दे सके। सबको ख़त्म करना चाहती है तू। अम्मी ने एक जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई किचन के दरवाजे से टकराई। दुपट्टा सर से सिलक गया। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, उसके कदम लड़खड़ाए, आंखों में अंधेरा छा गया और वो टकराते हुए सियान के बड़े दरवाजे से झलकी। अचानक एक मायूस आवाज़ गूंजी, भाभी। वो आवाज़ बिजली की तरह मेरे जिस्म में दौड़ी। मैं भागकर बाहर आई तो मंजर मेरी आंखों के सामने ठहर गया। दरवाजे पर छोटा भाई खड़ा था, जो कई महीनों बाद शहर से वापस आया था। उसके हाथों में बैग था, चेहरे पर थकन मगर आंखों में सवालात की आग। उसने भाभी को सहारा दिया, उसका जला हुआ हाथ देखा, उसकी गानों पर बहते आंसू और बिखरे बालों को देखा, और फिर आंखें बंद करनी जिससे अंदर का तूफान काबू से बाहर हो गया हो। ये क्या किया आपने? उसकी आवाज़ भराई हुई थी, गुस्से और दुख में लिपटी हुई। अम्मी पीछे से आई और बोली, तू वक्त पर आ गया। देख ले अपने महबूब की हकीकत। जली हुई रोटी, बिखरे बाल, हाथ में जख्म और फिर भी मासूम बनने की अदा करे। छोटे भाई ने माँ की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा जैसे उसके चेहरे पर शगिस्तगी के साथ साथ नफरत का साया भी उतर आया हो। अम्मी, आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया? उसके साथ इतना जुल्म। ये तो बेवा है और आपने इसे बेवा से भी बदतर जिंदगी दी थी। इंसान भी जानवर पर तरस खाता है, आपने तो इंसान को भी पीछे छोड़ दिया। अम्मी ने गुस्से से मुंह मोड़ा। तू भी इसी के लिए आया है ना? यही तो मैं शुरू से कह रही हूँ। भाई ने भाभी का चेहरा देखा जो अब भी नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर लब खामोश थे। नहीं, मैं इसके लिए नहीं, इंसानियत के लिए आया हूँ। और अब बस बहुत हो गया, अब ये जुल्म नहीं चलेगा। छोटे भाई ने उसे सहारा दिया और कमरे में ले गया। अम्मी कुछ लम्हे वही खड़े नहीं। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो पलट कर आया है और इस बार उनके खिलाफ आया है। छोटे भाई ने जब भाभी को सहारा देकर कमरे में ले जाया तो हम सब एक ऐसी खामोशी में डूब गए थे जो आने वाले तूफान का पेशखामा थी। भाभी के जले हाथ पर मरहम रखते वक्त वो कुछ नहीं बोला, बस बार बार उसकी तरफ देखता रहा। उसकी नजरें सवाल कर रही थी और जवाब में भाभी के आंसू ही सब कुछ कह रहे थे। भाई ने आहिस्ते से भाभी का हाथ थामा और पूछा, क्या और भी कुछ है जो मैं नहीं जानता? भाभी ने नजरें झुका ली, लब थरथरा गई। वो धीरे से बस इतना बोली, मुझे खामोश रहने को कहा गया था। मैंने सब सहा क्योंकि यही सिखाया गया था। एक लम्हे को भाई की आंखों में कुछ टूट गया। वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। उसकी चाल में अब वो नरमी नहीं थी। वो कदम जो कभी अम्मा के सामने झुक जाया करते थे आज सीधे हो चुके थे। अम्मी सेहन में बैठी थी जैसे कुछ भी ना हुआ हो। आंखों में वही हरूर, होंठों पर वही तंज की मुस्कुराहट। भाई सीधा उनके सामने जा खड़ा हुआ। बस कर दी अम्मा। अम्मी ने चौंक कर देखा, जिससे उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उस अंदाज में बोलेगा। क्या हुआ? अब फिर उस मजलूमा की कहानी सुनाने आया है? माँ, वो मजलूमा नहीं है, वो इंसान है, और जो कुछ आपने उसके साथ किया है वो गुनाह है। सिर्फ गुनाह नहीं, एक बहुत बड़ा जुल्म भी, और सबसे बड़ा झूठ। अम्मी की पेशानी पर बल पड़ गई। कैसा झूठ? वही झूठ जिस पर आपने सारी बुनियाद रखी कि मेरा बड़ा भाई मर गया है। अम्मी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो फौरन पलटी। क्या बकवास है ये? सच है और अब आप छुपा नहीं सकती। वो बड़ा नहीं है, उसने तलाक दी है, और आपने ये बात सबसे छुपाई ताकि आप उस लड़की को बेवा बनाकर उसकी जिंदगी जहन्नम बना सके। आपने सिर्फ अपने हरूर, अपनी हठधर्मी और जिद की खातिर एक जीती जागती औरत को मुर्दा बना दिया। अम्मी का चेहरा जर्द पड़ने लगा। वो लड़खड़ा कर बैठ गई। वो मुझे छोड़ गया था, मैं क्या करती? खानदान को क्या जवाब देती? दुनिया क्या कहती? मैंने सोचा सजा देनी ही होगी उसे भी, और उस लड़की को भी। सजा? भाई की आवाज़ लर्ज़ गई। क्या वो मुजरिम थी इस सजा के लायक? क्या उसने ज़बरदस्ती निकाह किया था? क्या उसका कसूर ये था कि वो आपकी पसंद की दुल्हन थी? अम्मी के होंठ सिले रह गए। माँ, वो आपकी बहू थी
और आपने उसे नौकरानी बनाकर रखा। आपने उसके कपड़े छीने, उसके बाल काटे, उस पर हाथ उठाया, उसे नफ्सियाती अजियत थी। आपने उसे एक इंसान के बजाय एक सजा के निशान में बदल दिया। और अब वो सब नहीं चलेगा। अम्मी ने आंखें बीची, जैसे सब खत्म हो चुका हो। भाई ने पूरी हौसलाबंदी से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इससे निकाह करूंगा। अम्मी की आंखें खुल गई। क्या? हाँ, निकाह। मैं इस लड़की को वो मकाम दूंगा जो आपने उससे छीन लिया। मैं इसको इज्जत दूंगा, इसका हाथ थामूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं, एक औरत है। और औरत सिर्फ ताने सहने के लिए नहीं बनी। अम्मी उठने लगे, लेकिन उनके कदम लरसने लगे। दुनिया क्या कहेगी? लोग हंसेंगे हम पर। दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। माँ, जो सच है वो सच है, और जो गलत है उसकी कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी। मैंने देखा, अम्मी के चेहरे से हुरूर का रंग छिन रहा था। उनकी आंखों में हार का अक्स दिखाई दे रहा था। भाई पलटा और मेरे पास आया। रुखसाना, तुम गवाह हो। मैंने वो फैसला किया है जो किसी को करना चाहिए था, बहुत पहले। मैंने सर हिलाया। दिल में कुछ नर्म हो रहा था। शायद इंसाफ का पहला बीज बोया जा चुका था। भाई ने भाभी को आवाज़ दी, आओ, मैं तुम्हें इज्जत से अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से, सच्चे दिल से। और इस बार भाभी के कदम रुके रहे, उसके आंसू रुके नहीं, और हमारे घर में बरसों बाद पहली बार हवा रुककर सांस लेने लगी। निकाह हो चुका था, सादगी से, खामोशी से और इज्जत के साथ। छोटे भाई ने वो काम किया जो किसी ने बरसों पहले करना चाहिए था। जुल्म के खिलाफ कदम उठाया, सच का साथ दिया, और भाभी को वो मकाम दिया जिसके वो हकदार थी। उस रोज जब निकाह के बाद वो दोनों मस्जिद से लौटे तो अम्मा का चेहरा जर्द था, जैसे बरसों की चालाकियों का बोझ उनके वजूद पर जा बैठा हो। उनकी आंखों में हार की थकन साफ झलक रही थी, लेकिन उनके लब अब भी तने हुए थे, और गुरूर का साया शायद मुकम्मल नहीं टूटा था। भाई ने भाभी को कमरे में ले जाकर बिठाया, पानी दिया, और फिर धीरे से उसके जले हाथ पर मरहम रखा। वो लम्हा ऐसा था कि कमरे की हवा में पहली बार मोहब्बत की बहक महसूस हुई, जैसे अजीत के अंधेरों में कोई नर्म किरण चमकने लगी हो। मगर शायद किस्मत को अभी और सच दिखाने थे। निकाह के दूसरे दिन जब सब लोग सुबह की चाय के लिए जमा हो रहे थे, एक फ़ान कॉल आई। फुप्पी का फ़ान था। उनकी आवाज़ में हैरत और हल्का सा तंज भी शामिल था। सुना है तुम्हारे छोटे बेटे का निकाह हो गया। तुमने उस लड़की से निकाह करवा दिया जो तुम्हारी बड़ी बहू थी, और वो लड़की जिसे तुमने अपनी बड़ी बहू बनाना चाहा था, वो तो असल में तुम्हारे छोटे बेटे को पसंद करती थी। ये सुनकर जैसे अम्मा के हाथ से चाय की प्याली छूट गई। वो तेजी से बोली, क्या बकवास है ये? फुप्पी हंसने लगी। ये सब तुम्हें कब से पता था? हम तो बरसों से जानते थे कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारे छोटे बेटे को पसंद करती है। उसने तुमसे दरख्वास्त भी की थी, पर तुमने उसकी बात न सुनी और रिश्ता ज़बरदस्ती बड़े बेटे से करवा दिया। फ़ान बंद हुआ तो मैंने अम्मा को देखा। उनके चेहरे पर एक नया खौफ था, जैसे माजी का पर्दा अचानक खुल गया हो और उसके पीछे छुपी सच्चाई उन्हें निगलने लगी हो। वह चुपचाप भाभी के कमरे में गई। वहाँ भाई मौजूद नहीं था। भाभी किसी कोने में बैठी थी, दुआ मांग रही थी, और उसके चेहरे पर वही सुकून था जिसकी वो परसों से प्यासी थी। मैं उसके करीब गई और उसका हाथ थाम लिया। अब तुम्हें इंसाफ मिला है, अब तुम बेवा नहीं, जिंदा हो। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, जिंदा तो मैं पहले भी थी, मगर अब इज्जत से जीने का हक मिला है। मैंने उसे देखा और आंखें झुकाते हुए कहा, सच कहूं तो हम सब ने तुम्हें माजी की जंजीरों में जकड़ कर रखा, और ये सब सिर्फ अम्मा के हुरूर की वजह से हुआ। कमरे से बाहर आई तो अम्मा सेहन में बैठकर खामोशी से कुछ सोच रही थी। उनकी आंखों में अब कोई ताना, कोई तंज नहीं था, सिर्फ खालीपन। शायद अंदर से वो जान चुकी थी कि उन्होंने अपनी जिद और हसद में न सिर्फ भाभी की जिंदगी बल्कि अपने बेटे के नसीब पर भी जुल्म किया था। रात को जब सब सोने लगे, मैं खामोशी से अम्मा के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने कान लगाया। मेरे हाथों जो हुआ वो सच था या गलत अब फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस लड़की को बेवा का रूप दिया, हालांकि वो बेवा थी ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे दिल में एक लड़की के लिए नफरत थी, क्योंकि वो मेरे छोटे बेटे को पसंद करती थी। मैंने पीछे हटकर दरवाज़ा धीरे से खोया। अम्मा अपने बिस्तर पर बैठी, हाथ में पुरानी तस्वीर थामे सिसक रही थी।
मैंने अपने बेटे की मोहब्बत को अपनी अना पर कुर्बान किया और फिर उस लड़की को सजा दी जिसका कोई कसूर नहीं था। सिर्फ मेरी साजिश ने उसका सब कुछ छीन लिया। मेरा दिल दहल गया। मैं आगे बढ़ी, अम्मा के पास बैठ गई, उनके हाथ थामे। वो मेरी तरफ देखने लगी और खामोश आंखों में माफी की गहराई थी। मैं माँ थी, लेकिन मैं औरतों के खिलाफ औरत बन गई। रुखसाना, मैंने सबको अपने हिसाब से तोड़ना चाहा और आखिर में खुद ही टूट गई। मेरे लब कँपाए। मैंने उनके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, माँ, हम सबसे गलतियाँ हुई, मगर अब वक्त है कि सच को अपनाया जाए। इस घर में सच को रहने दो। और वो लड़की, वो अब सिर्फ तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हारी बेटी है। अम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं, रुखसाना, आज अपनी कहानी सुनाती हूँ। बरसों बाद जब मैंने सच देखा, समझा, तो जाना कि जो सच हमने छुपाया वही जुल्म की बुनियाद बना। और अगर हमने सच को वक्त पर अपनाया होता तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता था। लेकिन अब शायद कुछ उम्मीद बाकी है, क्योंकि अंधेरा जितना भी गहरा हो, अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर ले तो रोशनी लौट आती है।